टाइप ऑफ जीनोटाइप, इतना समझाना हमने ये कहा कि हमें कैसा क्रॉस कराना है, डाइहाइब्रिड क्रॉस समझाना है। क्या समझाना है हमें? ये हमारा कैसा क्रॉस है? डाइहाइब्रिड क्रॉस है, और इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप समझाना है। क्लियर? ध्यान से सुनेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे इधर देखिए, रहने दीजिए, इधर देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस किया मैंने, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। बोले बात सही है? अब यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस को मैं दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख सकता हूं। अरे बोलिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस को मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनटू मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख सकता हूं। यही तो लिखता आया हूं अभी तक। बोली बात सही है? मैं इसको और इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझू, यहां से दो एलील्स आएंगे हमारे पास, ठीक है, जबकि यहां से क्या आएगा? एक ही, ठीक है। अगर इनके और इनके बीच में अगर मैं क्रॉस करूं तो यहाँ पे मैं एक चेकर बोर्ड बनाऊं अगर, तो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। बोली बात सही है? कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? अगर मैं इनका और इनका क्रॉस कराता हूं तो इनसे और इनका क्रॉस कराता हूं तो चेकर बोर्ड बनाया हमने। इस चेकर बोर्ड में हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। बोली बात सही है? अब हमारे पास क्या है कि ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। बोलिए बात सही है? ऐसा करा है। इनका रेशियो कितना आ रहा है? अगर इनमें हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, ध्यान सुनिए, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो ये कैसे नजर आ रहे हैं बताइए? टॉल। ये कैसे नजर आ रहे हैं? टॉल। फिनोटिपिक रेशियो कितना? 1। यहाँ का रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे, यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे तो ये तीनों के तीनों किस में आएंगे? यहाँ पे तीनों रेशियो की बात करेंगे, तीनों के तीनों क्या है? रेड है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है? 3:1। ठीक है, 3 रेड 1 व्हाइट। समझ आई बात? ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, 3 रेड 1 व्हाइट है कि नहीं है? क्लियर? चलिए, फिनोटिपिक रेशियो बताइए कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाई 3/1 का रेशियो कितना आएगा बताइए? किसी को तकलीफ? चलिए, इनका जीनोटिपिक रेशियो बताइए। एकदम सिंपल तरीके से जो मेंडल्स ने बोला था वैसे ही करा रहे हैं। ठीक है, मेंडल्स को इतना भी नॉलेज नहीं था मैथमेटिक्स का जितना लोगों ने बताया है। क्लियर? ये सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर रहे थे। जीनोटिपिक रेशियो बताइए कितना आ रहा है इनका? कैपिटल टी, ठीक है, और कितना? कैपिटल टी स्मॉल टी। कितना रेशियो आ रहा है? 1:1 का रेशियो। चलिए, इनका बताइए रेशियो कितना आ रहा है बताइए? 1:2:, चलिए मल्टीप्लाई करिए 1:1 का मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1। ठीक है, कितना आ रहा है? 1:2:1, 1:2:. क्लियर? टाइप ऑफ फिनोटाइप्स। ठीक है, टाइप ऑफ फिनोटाइप्स कितने बताइए? टाइप ऑफ फिनोटाइप्स कितने? 1 इनके कितने? 2 तरीके के इनके, टोटल कितने? 3 तरीके के, यानी हमारे पास फिनोटाइप्स के कितने आएंगे? क्लियर? जैसे हम आपको समझा रहे हैं, टॉल के साथ एक बार क्या आएंगे? रेड आएंगे। क्लियर? एक टॉल के साथ क्या आएगा बताइए हमारे पास? टॉल के साथ एक क्या आएगा? व्हाइट आएंगे।
अरे बोलिए, एक टॉल, ये भी टॉल आएंगे, दोनों में से चाहे जो टॉल ले लीजिए। यहाँ पे रेड आएगा और एक व्हाइट आएगा, तो तीसरा कौन सा आया? दो ही हुए ना, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ जीनोटाइप बताइए, टाइप ऑफ जीनोटाइप बताइए। एक कैपिटल टी के साथ क्या आएगा बताइए? कैपिटल आर आएगा। एक कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। एक कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आएगा। बोली बात सही है? ये कैसा है? एक जीनोटाइप्स। दूसरा हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्या आएगा? ये आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्या आएगा? ये आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्या आएगा? ये आएगा। ये कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने? टाइप ऑफ जीनोटाइप्स बोलिए, और ये 2। क्लियर? समझ आ रही बात? फिर से एक बार समझे। हमने ये कहा कि अगर हमने ये क्या लिया, टॉल और रेड कलर का फ्लावर लिया हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये टॉल होमोजाइगस, जबकि रेड कैसा लिया है? हेटेरोजाइगस। आर का मतलब हम राउंड भी ले सकते हैं, राउंड एंड ट्रिंकल की भी बात हो सकती है। क्लियर? बट यहाँ हम कलर की बात कर रहे हैं। अब हमने कहा कि इनके बीच में अगर हमने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद हमें क्या पता चला कि ये फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहे हैं, जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहे हैं, और टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप। क्लियर? तो आप ऐसे निकाल सकते हैं हमारे पास। पहले इनको क्या करते हैं कि कोई भी डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया रहे उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? ये भी तो एक इनका और इनका क्रॉस कराएंगे तो ये इस तरीके का क्या हुआ? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस ही तो हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ही तो हुआ। क्लियर? फिर इनका इंडिविजुअली इनके साथ कराएंगे तो ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दो मोनो हाइब्रिड का क्रॉस का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस निकल करके चला आता है। तो फिनोटिपिक रेशियो इनका क्या आ रहा था? टॉल, सिंगल आ रहे थे टॉल, तो 1 लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या आ रहा था? 3:1 रेशियो आ रहा था, तो 3:1 रेशियो लिख दिया। जब इनके क्रॉस की बात करेंगे तो अगर इनका मल्टीप्लाई फिनोटाइप का फिनोटाइप से करेंगे तो सेम आता है। क्यों? क्योंकि 3:1 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3:1 आएगा। फिर हमने ये देखा इनका जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक का मतलब हम क्या समझते हैं? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस कितने? 1। हेटेरोजाइगस कितने? 1। तो 1:1 का रेशियो आ गया हमारे पास। क्लियर? फिर इनका जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो कितना आता है बताइए? कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। यहाँ पे भी तो हम होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ही तो लिख रहे हैं। क्लियर? इनका अगर रेशियो देखेंगे तो 1:2:1 आएगा। अगर इनका मल्टीप्लाई इनसे करते हैं तो ये दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो मल्टीप्लाई होता है वही हमारा क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। तो इनका मल्टीप्लाई जीनोटाइप का जीनोटाइप से कराएंगे तो रेशियो हमारा कितना आता है? 1:2:1 1:2:1 रेशियो आएगा। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि टाइप ऑफ फिनोटाइप्स। ठीक है? फिनोटाइप्स का मतलब अगर ये इनके साथ आते हैं, क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा? टॉल एंड रेड वाले कितने आएंगे? 1 आएंगे। और टॉल और व्हाइट वाले कितने आएंगे? 1 आएंगे, चाहे जिससे भी। अगर ये इनके साथ कर रहा है तो टॉल एंड रेड, अगर ये इनके साथ कर रहा है तो टॉल एंड रेड, ये इनके साथ कर रहा है तो टॉल एंड रेड, अगर ये इनके साथ कर रहा है तो टॉल एंड व्हाइट। ठीक है? सेम चीज यही पे टॉल, ये भी तो आ रहे हैं, रेड टॉल रेड टॉल व्हाइट। ठीक है? दो ही तरीके के फिनोटाइप हमें नजर आते हैं। क्लियर? जबकि हम जीनोटाइप्स की बात करेंगे तो इनका अगर हम होमोजाइगस हेटेरोजाइगस लिख करके करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से 6 आएंगे। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए एक सुंदर सी हेडिंग डालते हैं हमारे पास। क्लियर? अब हमारे पास एक हेडिंग डालते हैं हमारे पास, बैक क्रॉस। हेडिंग क्या होगी हमारी? हेडिंग डालते हैं हमारे पास बैक क्रॉस। समझा है बैक क्रॉस क्या है? इधर देखिए, अगर हमने ये कहा कि यहाँ पर एक डोमिनेंट पेरेंट लिया, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक हमने डोमिनेंट पेरेंट लिया, यहाँ पे मैं एक रेसेसिव पेरेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेसेसिव पेरेंट लिख रहा हूँ। ठीक है? जो भी डोमिनेंट पेरेंट और रेसेसिव पेरेंट का क्रॉस कराया हमने, तो क्रॉस कराने के बाद हमें कुछ पॉइंट मिले। यहाँ पे F1 जनरेशन मिले। मुझे क्या देखने को मिला? यहाँ पे हमें F1 जनरेशन को देखने को मिला। F1 जनरेशन का क्रॉस मैं किसी भी पेरेंट से कराऊं, मैंने क्या बोला? क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन विद आइदर पेरेंट, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो, दोनों में से किसी को कराता हूं तो दोनों के दोनों हमारे पास बैक क्रॉस कहलाते हैं। बैक क्रॉस का मतलब हमने क्या कहा
कि F1 जनरेशन का क्रॉस मैं चाहे रिसेसिव पेरेंट से कराऊं या F1 जनरेशन का क्रॉस मैं किससे कराऊं, डोमिनेंट पेरेंट से कराऊं, मैं किसी भी पेरेंट से कराता हूं F1 जनरेशन का क्रॉस, तो वो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, यानी हमारे पास बैक क्रॉस की डिफिनेशन क्या हो गई बताइए, क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन विद आइदर पेरेंट। ठीक है, यानी किसी भी पेरेंट से मैं करा रहा हूं विद आइदर पेरेंट, किसी भी पेरेंट से अगर मैं करा रहा हूं तो क्या कहलाएगा बताइए, बैक क्रॉस कहलाएगा। हम F1 जनरेशन का क्रॉस मैं किसी भी पेरेंट से कराता हूं तो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस कहलाएगा। क्लियर, अब सुनते ध्यान से। बैक क्रॉस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके होते हैं, दो तरीके के। हमने ये कहा कि अगर हमारे पास, इसकी बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, F1 जनरेशन का क्रॉस अगर हम डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं तो उस कंडीशन में हम इनको आउट क्रॉस बोलते हैं। उसको मैं क्या बोलता हूं, आउट क्रॉस बोलता हूं। ठीक है, अगर हम F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो उसे मैं क्या बोलता हूं, टेस्ट क्रॉस बोलता हूं। मैं इसे क्या बोलता हूं, टेस्ट क्रॉस। यानी टेस्ट क्रॉस और हमारे पास आउट क्रॉस में डिफरेंस है, बोलिए कैसे। हमने ये कहा कि इफ क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन, इफ क्रॉसिंग ऑफ कैसा जनरेशन बताइए, F1 जनरेशन विद कैसे बताइए, विद डोमिनेंट पेरेंट। मैं किससे करा रहा हूं बताइए, डोमिनेंट पेरेंट से करा रहा हूं तो क्या कहलाएगा, आउट क्रॉस कहलाएगा। और यहां पे हमने बताइए इफ क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन विद किस पेरेंट से बताइए, विद रेसेसिव पेरेंट से मैं करा रहा हूं। किससे करा रहा हूं, रेसेसिव पेरेंट से। क्लियर, चलिए हम एक सपोज दैट हम एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। एग्जांपल में हमारे पास क्या किया कि यहाँ पे मैं क्रॉस करा रहा हूं डोमिनेंट पेरेंट का। किसका करा रहा हूं भाई, डोमिनेंट पेरेंट का। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं टॉल ले रहा हूं, ठीक है, और इनका क्रॉस मैं किससे करा रहा हूं, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन मेरा हमेशा कैसा होगा बताइए, हेटेरोजाइगस होगा। हेटेरोजाइगस में हमारे पास डोमिनेंट में क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा। बोलिए बस सही है। यहाँ पे मैं टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन में हमारे पास रेसेसिव पेरेंट क्या है बताइए, स्मॉल टी, और ये क्रॉस कर रहे हैं किससे बताइए, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। क्लियर, F1 जनरेशन के दौरान यहाँ पर मैंने क्या किया, गैमेटोजेनेसिस कराई। अरे बोलिए, जब भी यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगी तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान दो में से पेयर ऑफ एलील में से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक आएगा। इन केस ऑफ होमोजाइगस कंडीशन, अगर हेटेरोजाइगस की बात करेंगे तो दो में से कौन आएंगे बताइए, दो के दोनों आएंगे। बोलिए बात सही है। अगर ये कैपिटल टी इनके साथ क्रॉस करता है तो क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा। और कैपिटल टी अगर इनसे क्रॉस करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। बोलिए बात सही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या यही संभावना दिख रही थी, अरे बोलिए, कैपिटल टी स्मॉल टी ही तो नजर आ रहे थे। ये आपको कैसे नजर आए बताइए, टॉल नजर आए। ये भी कैसे नजर आए बताइए, टॉल नजर आए। यानी फिनोटिपिक रेशियो क्या नजर आया, फिनोटिपिक रेशियो क्या नजर आया, 1:1 आया। बोलिए बात सही है, या फिर हम 1 ही लिखे इनको। बोलिए बताइए, फिनोटिपिक रेशियो कितना आया, 1 आया। क्या हमें आप जीनोटिपिक रेशियो समझा सकते हैं, क्या जीनोटिपिक रेशियो आप हमें समझा सकते हैं, जीनोटिपिक रेशियो कितना आएगा बताइए, 1:1। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर, चलिए इनका देख लेते हैं। अगर इनका क्रॉस कराते हैं तो गैमेटोजेनेसिस दौरान क्या स्मॉल टी आएगा, होमोजाइगस कंडीशन के दौरान, हेटेरोजाइगस कंडीशन के दौरान क्या कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आएंगे। जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करेगा क्रॉस तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब स्मॉल टी के साथ करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल टी। बोलिए बात सही है। क्या आप हमें जरा फिनोटिपिक रेशियो बता सकते हैं, फिनोटिपिक रेशियो क्या है ये बताइए। ये टॉल है, ये कैसे है आपको, डॉर्फ है। यानी फिनोटिपिक रेशियो कितना आएगा, 1:1 आएगा। क्या आप हमें जीनोटिपिक रेशियो समझा सकते हैं, जीनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है बताइए, 1:1 ही आ रहा है। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलिए बात सही है। क्या जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो टेस्ट क्रॉस में सेम है, यानी हम ये नोट डाल करके लिख सकते हैं क्या, रिमार्क में हम लिख सकते हैं क्या कि इन टेस्ट क्रॉस के अंदर, ठीक है,
जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो इज क्या बताइए, सेम। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है, जबकि आउट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक सेम है नहीं, यानी इन आउट क्रॉस, ठीक है, आउट क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो है डज नॉट इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इधर देखिए, जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं क्या सब बैक क्रॉस है? अरे बोलिए, अरे टेस्ट जितने भी जा रहे हैं बैक ही में तो जा रहे हैं। क्लियर? क्या जितने बैक जा रहे हैं सब के सब टेस्ट हैं? कुछ आउट भी है ना, यानी इसका मतलब हमें ये बात नोट डाल करके एक चीज और लिखनी है कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर कैसा क्रॉस? बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। बोलिए बात सही है? कुछ कैसे होते हैं बताइए? कुछ आउट क्रॉस भी होते हैं। क्लियर? सारे बैक क्रॉस जितने भी हैं वो सभी के सभी टेस्ट क्रॉस नहीं है भाई, उनमें से कुछ आउट क्रॉस भी हैं, ठीक है, बट इस बात की गारंटी है जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं वो सब के सब क्या हैं, बैक क्रॉस हैं। बोलिए बात सही है? F1 जनरेशन मेरा कैसा था बताइए? हेटेरोजाइगस। F1 जनरेशन मेरा हेटेरोजाइगस है। क्लियर? और हमारे पास पेरेंट कैसे हैं? पेरेंट कैसे हैं? होमोजाइगस, वो भी प्योर लाइन ना। ये हमारे पास कैसे हैं? होमोजाइगस हैं, और होमोजाइगस के साथ साथ कैसे हैं बताइए? प्योर लाइन ब्रीडिंग है। कैसे है बताइए? प्योर लाइन ब्रीडिंग है। क्लियर? चलिए सुनते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें ये बताइए, मैं टेस्ट क्रॉस क्यों कराता हूं या आउट क्रॉस क्यों कराता हूं? क्लियर? F1 जनरेशन में मेरे पास सभी के सभी हेटेरोजाइगस लोग मिल रहे थे, ठीक है। अगर मुझे बहुत ही डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्रोजनी चाहिए तो आप क्या करते हो? अरे बोलिए, आप क्या करते हो? सेल्फिंग ना करा करके क्या मिलेगा आपको? आउट क्रॉस कराइए। क्लियर? मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आपके परिवार में या आपके जनरेशन टू जनरेशन एक ऐसी कैरेक्टर है जो आपको नहीं चाहिए, आपको बहुत बुरी लग रही है वो कैरेक्टर, जैसे हाइट के कैरेक्टर। आप कहोगे सर हमारे मम्मी पापा भी छोटे हैं, मैं भी छोटा हूँ, मेरा बेटा भी छोटा होगा, यानी लगातार जनरेशन टू जनरेशन ये हाइट वाले कैरेक्टर चले आ रहे हैं, और आपको चाहिए क्या? लंबा लड़का या फिर लंबे परिवार, लंबी फैमिली चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि बेटा एक बार थोड़ा बहुत सेल्फिंग से बाहर निकल जा, ठीक है, थोड़ा आउट क्रॉस कर ले। आउट क्रॉस का मतलब क्या है? 4 to 6 जनरेशन आप ऐसे लोगों से शादी करिए जिसके कॉमन एंसेस्टर ना रहे, यानी हम ऐसी फैमिली से शादी करें, हमारा और हमारी धर्म पत्नी का ऐसा शादी हो, हमारे उसके फैमिली में 4 to 6 जनरेशन कॉमन एंसेस्टर ना। क्लियर? जो प्रोजनी मिलेगा बहुत ही अच्छे हाइब्रिड का मिलेगा आपको। क्लियर? तो सुनते ध्यान से, हम आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि बेटा एक बार आप क्या करिए, सिंगल आउट क्रॉस करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बोले बात सही है? हम बेस्ट एग्जांपल अपना ही बताते हैं, ठीक है। हमारी दीदी एकदम गोरी है, ठीक है, मैं ही अपने परिवार में काला हूँ, मेरे जीजा जी ब्लैक हैं, ठीक है, सांवले हैं थोड़ा। उनके खानदान में मतलब गोरा कोई नहीं था, ठीक है, उनकी मम्मी भी सांवली थी, काली थी, वो भी काले थे, ठीक है। हमारी बहन गोरी गई, अब हमारी जितनी भांजी हो रही है, ठीक है, भांजी भतीजी जो हो रही है वो सब के सब एकदम व्हाइट हो रही है। उनका खानदान बदल गया, दिमाग तो नहीं गया, ठीक है, यानी बहन दिमाग तो है नहीं, बट खूबसूरती चली गई उनके अंदर, दिमाग उन लोगों के पास अच्छे से था। तो यानी क्या है, हमने क्या बताया, एक सिंगल आउट क्रॉस कराया उन्होंने ने। अगर वो फिर से वही लोगों से शादी करते, कंपेटिबिलिटी मैच कराते कि हम भी काले, हमारी बीबी भी काली, तो कंपेटिबिलिटी मैच कराने के चक्कर में जनरेशन खराब हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? यानी क्या है कि सिंगल आउट क्रॉस आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, ये क्या है, आउट क्रॉस में क्यों कराऊं? समझ में आ गया क्यों कराइए?
अगर किसी भी चीज से आप अगर जूझ रहे हैं किसी कैरेक्टर से, तो आपको क्या सजेस्ट करना चाहिए? सिंगल एक आउट क्रॉस कर लीजिए, हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए। ठीक है, आपकी तो नहीं, आपके आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदलेगी। क्लियर? मैं टेस्ट क्रॉस क्यों कराऊं? ये भी तो हो सकता है ना। मैं टेस्ट क्रॉस क्यों कराऊं? टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि हम ये टेस्ट करने के लिए करते हैं कि जो हमारे अंदर कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस है। जैसे मेरी हाइट क्या है, लंबाई मेरी अच्छी खासी है, ठीक है, बट ये डोमिनेंट वाली है या रेसेसिव वाली है, आपको कैसे पता चलेगा? अगर मैं रेसेसिव कैरेक्टर से अगर क्रॉस किया और हमारे अगर बच्चे अगर नाटे पैदा हुए, छोटे पैदा हुए, तो आप क्या कहोगे? दिखने में आप हाइट थे आपके, बट आपके अंदर डोमिनेंट एलील्स नहीं था। समझ आई बात? यानी हमें फिनोटिपिक रेशियो देख करके हम जीनोटाइप नहीं बता सकते ना। आप कैसे बता सकते हैं कि मेरे अंदर जो हाइट है वो कैपिटल टी वाला है? बता सकते हैं क्या? नहीं। यानी हाइट जितना एवरेज ह्यूमन बींग्स का होना चाहिए उतना है मेरे पास। क्लियर? या जो एवरेज हाइट होती है, ठीक है, तो एवरेज हाइट हमारी उतनी है। आप क्या बताओगे सर की लंबाई क्या है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी? आप ये कैसे पता करोगे? आपको क्या पता करना है कि सर का क्रॉस किससे कराना है? रेसेसिव पेरेंट से। हमेशा रेसेसिव पेरेंट से करा दीजिए। क्लियर? रेसेसिव पेरेंट से कराएंगे तो उनके रेसेसिव कैरेक्टर उभर करके आ जाते हैं। क्लियर? मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? हमारे 4 दोस्तों को हमारे सामने खड़ा कर दो, ठीक है, उनको देखते ही हमारे मुंह से क्या निकलने लगेंगे? अच्छे अच्छे प्रवचन या शब्द निकलने लगेंगे। यानी जो शब्द हमने छिपा करके रखे हैं, तुम लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो हमारे दोस्तों के बीच निकल रहे हैं। यानी वो कैरेक्टर मेरे अंदर क्या है? रेसेसिव है। समझ रहे मेरी बात? यही हमारे पास आता है। तो हमारे पास क्या आता है? हम आउट क्रॉस क्यों करें? रीजन ऑफ आउट क्रॉस, ठीक है, क्यों बताइए? टू ऑब्टेन कैसे बताइए? डोमिनेंट प्रोजेनी। अगर मुझे डोमिनेंट प्रोजेनी को प्राप्त करना है तो मैं क्या करूंगा बताइए? आउट क्रॉस कराऊंगा। बोली बात सही है? अगर आपसे कोई पूछे रीजन फॉर टेस्ट क्रॉस, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? टू चेक F1 generation is either homozygous or heterozygous dominant। बोली बात सही है? जो F1 जनरेशन डोमिनेंट दिख रहा है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, उसका पता लगाने के लिए मैं क्या करता हूं? टेस्ट क्रॉस करूंगा। क्लियर? दैट इज क्या? टू चेक जीनोटाइप ऑफ फिनोटाइप। ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप लिखना था। जीनोटाइप ऑफ, जो भी डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका जीनोटाइप क्या है? ठीक है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। क्लियर? चलिए देखते हैं। कॉपी किताब बंद करके बात हमारी ध्यान से सुनेंगे। अब आपकी आंखें खुलने वाली हैं, ठीक है, सुनते रहे। जितने भी मेंडल्स थे, ठीक है, मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? मेंडल के एक्सपेरिमेंट के दौरान ध्यान समझिए। ड्यूरिंग मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के दौरान मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर लिए थे, कितने कैरेक्टर लिए थे? यानी मेंडल, ठीक है, चूज कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर, ठीक है, और इन 7 कैरेक्टर के जो जीन थे वो 4 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे।
यानी 7 जीन होने चाहिए थे, 7 अलग अलग जीन होने चाहिए थे ना कैरेक्टर को बनाने के लिए। 1 जीन 1 कैरेक्टर की बात हो रही थी, बट कुछ कैरेक्टर क्या होते थे, या कुछ जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। समझ रहे मेरी बात? यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जितने भी मेंडल्स थे उन्होंने 4 क्रोमोसोम्स पे इनके कैरेक्टर थे, यानी द जीन ऑफ 7 कैरेक्टर present on chromosome number 1, 4, 5, 7। क्लियर? कुछ बातें हमें ध्यान से सुनना है, जो आपके डीपीपी सॉल्व करेंगे, आपके मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। क्लियर? सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर चूज किए, 7 कैरेक्टर चूज किए, और 7 कैरेक्टर जो चूज किए थे उनके जीन कहां पे प्रेजेंट थे, क्रोमोसोम नंबर 1, 5, 4, 7। ठीक है, यानी इन 4 क्रोमोसोम्स पे 7 कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट थे। यहां तक समझ में आई? दूसरा पॉइंट, ये जो जीन थे वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे, यानी हमने ये कहा कि दिस जीन, यानी दिस जीन या फिर हमारे पास क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑटोसोम ऑफ न्यूक्लियस। कहोगे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, इसका मतलब हम समझा रहे हैं, मेंडल ने जितने भी जीन चूज किए थे, जितने भी कैरेक्टर चूज किए थे, उसके जो जीन थे वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे, ना कि साइटोप्लाज्म में। क्लियर? यानी हमारे पास इनके अंदर जो भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, जो भी जीन प्रेजेंट थे, वो कहां पे प्रेजेंट थे बताइए? न्यूक्लियस के अंदर। और जो भी न्यूक्लियस के अंदर जीन पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कैरियोजीन। उसको मैं क्या बोलता हूं? कैरियोजीन। समझ आई बात? अब कहोगे सर जी साइटोप्लाज्म में भी जीन पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल पाए जाते हैं। कैसे? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती? क्या उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता? क्या हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्लास्टिड नहीं पाई जाती? क्या उनके अंदर डीएनए नहीं पाए जाते? पाए जाते हैं, उनके अंदर भी जीन पाए जाते हैं। यानी मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर चूज किए थे, सभी कैरेक्टर के जो जीन थे वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट थे। ऑटोसोम पे क्यों मैंने बोला? मैं आपको सिंपल तरीके से एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। हम आपको क्या करते हैं, मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस कराया। क्या कराया? रेसिप्रोकल क्रॉस कराया। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं, इधर देखिएगा। रेसिप्रोकल क्रॉस के दौरान ये मेल है, इसका क्रॉस किससे कराया? फीमेल से, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, कैपिटल टी कैपिटल लिया, यहां पे क्या लिया, स्मॉल टी लिया। यहां पर F1 जनरेशन के दौरान ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल टी, यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल टी। इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारा क्या है F1 जनरेशन। हमने ये कहा कि अगर यही जो जीन या एलिल्स हैं उनको मैं क्या कर दूं, रेसिप्रोकल यानी चेंज कर दूं। चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर हमने क्या किया, ये मेल का क्रॉस फीमेल से कराया, फीमेल में यहाँ पे हमने क्या किया, डोमिनेंट ले लिया और मेल को क्या कर दिया, रेसेसिव। ठीक है, यहाँ पे मेल कौन था, यहाँ पे फीमेल कैसी थी, रेसेसिव। यहाँ पे मेल कैसा हो गया, रेसेसिव। यहाँ पे फीमेल कैसी हो गई, डोमिनेंट। यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे ये, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारे पास F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के फिनोटिपिक रेशियो पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब मेंडल ने जो भी कैरेक्टर लिए थे वो कैसे लिए थे, वो ऑटोसोम पे लिए थे। क्लियर? इफ क्रॉसिंग ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, विद आइदर पेरेंट, किसी भी पेरेंट का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दे रहा हूं यानी एक्सचेंज कर दे रहा हूं मटेरियल, ठीक है, डीएनए को या फिर एलिल्स को मैं चेंज कर दे रहा हूं, अगर F1 जनरेशन पे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं नजर आ रहा है, तो समझ जाइए वो कैरेक्टर कहां पे प्रेजेंट है बताइए, ऑटोसोम पे है। क्लियर? चलिए एक सरप्राइज की बात बताऊं,
हमारे पास जो पी प्लांट है, ध्यान समझिए, ठीक है, ये जितने भी पी प्लांट हैं, पी प्लांट के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बताइए? 14। इनके पास सेक्स क्रोमोसोम ही नहीं होता। पी प्लांट के पास सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। क्लियर? यानी सभी के सभी कैसे क्रोमोसोम्स हैं ये सब के सब कैसे क्रोमोसोम्स है बताइए? सब के सब कैसे क्रोमोसोम्स है? ऑटोसोम्स है। सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं, और सबसे बड़ा बेनिफिट इनके लिए यही था। क्लियर? अगर रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, करने से F1 जनरेशन के फिनोटिपिक रेशियो में अगर चेंज आ रहा है, तब समझ जाइए वो कैरेक्टर कैसा है? सेक्स क्रोमोसोम पे है। और अगर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए वो कैरेक्टर कहां पे प्रेजेंट है? ऑटोसोम पे। थोड़ा बहुत आंखें खुल रही हैं? फिर से बोल दें, अगर रेसिप्रोकल क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन के फिनोटिपिक रेशियो पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए जिस कैरेक्टर का आपने क्रॉस कराया वो कैरेक्टर कहां पे प्रेजेंट है? ऑटोसोम पे है। क्लियर? अगर उस पर फर्क आ गया F1 जनरेशन पर रेसिप्रोकल क्रॉस कराने के बाद तो समझ जाइए जिस कैरेक्टर का आपने क्रॉस कराया है वो कैरेक्टर कहां पे प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम पे। ये हमारा क्या था? रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में लिखेंगे, ध्यान से देखिए, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, डिफिनेशन लिखेंगे यहां पे, व्हेन क्रॉसिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, व्हेन क्रॉसिंग ऑफ मेल एंड फीमेल are reversed। मेल एंड फीमेल का क्रॉसिंग क्या हो रहा है बताइए? रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, देन कॉल्ड एज मैं इनको क्या बोलूंगा? रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस मुझे क्या बताता है? रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस चेक दी कैरेक्टर, आर आइदर, कैसा बताइए? ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड। यानी जो कैरेक्टर है वो ऑटोसोम पे लिंक है या फिर सेक्स लिंक्ड है। बोली बात सही है? ये जो कैरेक्टर है वो कैसा है? ऑटोसोमल पे है प्रेजेंट या सेक्स लिंक्ड पे है प्रेजेंट। क्लियर? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, नोट डाल करके हम दो बातें लिखते हैं, नोट डाल करके दो बातें लिखते हैं। हमने क्या बोला कि अगर रेसिप्रोकल क्रॉस अफेक्ट कर रहा हमारे F1 जनरेशन के फिनोटाइप्स को तो क्या समझेंगे? वो जो कैरेक्टर है कहां पे प्रेजेंट है? यानी इफ रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के फिनोटाइप को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, देन कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन कहां? कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन ऑटोसोम। बोलिए बात सही है? दूसरा रिमार्क में हमारे पास क्या लिखना है? इफ रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, अफेक्ट दी
affect the phenotypes of F1 generation, then कैरेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है बताइए? कैरेक्टर आर प्रेजेंट ऑन कहाँ पे बताइए? सेक्स क्रोमोसोम पे, या फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ? सेक्स लिंक्ड कह सकता हूँ। बोलिए बात सही है? या फिर मैं ऑटोसोमल लिंक्ड बोल सकता हूँ। यानी सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर तो मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है? जितने भी कलर ब्लाइंड है, जितने भी हीमोफीलिया है, सब के सब कैसे कैरेक्टर हैं? सेक्स लिंक्ड आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? पूरा डिटेल में है। चलिए एक और जाते जाते नोट डाल करके लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये एनसीईआरटी धीरे से लिखी है। क्या लिखी है? रेसिप्रोकल क्रॉस डज नॉट अफेक्ट द मेंडल एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? मेंडल का जितना भी एक्सपेरिमेंट था वो किस पे बेस्ड था? ऑटोसोम पे। समझ आई बात? यानी हम ये लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस डज नॉट अफेक्ट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा था। दैट इज ऑल कैरेक्टर ऑफ मेंडल्स प्रेजेंट इन कहाँ? प्रेजेंट इन ऑटोसोम ऑफ न्यूक्लियस। मैं एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, न्यूक्लियस वाला, ठीक है? अगर यही माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते तो चेंज हो जाता, ठीक है? साइटोप्लाज्म में होता तो हो जाता चेंज। आगे बढ़े, लिखेंगे। देखिए इधर, रिजल्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस कैन चेंज। रिजल्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस कैन चेंज इन केस ऑफ आप बताइए, रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट कब चेंज होगा? जब नंबर 1 व्हेन, ठीक है? व्हेन जीन आर प्रेजेंट कहाँ पे बताइए? प्रेजेंट इन सेक्स क्रोमोसोम। बोलिए बात सही है? जीन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बताइए? जब सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे तब जाकर के हमारे पास रिजल्ट चेंज हो सकता है, ठीक है? दूसरा कब चेंज हो सकता है? दूसरा कब रिजल्ट चेंज हो सकता है? और जब न्यूक्लियस में नहीं हो करके कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है? दूसरा क्या लिखेंगे? इसलिए मैंने यहाँ न्यूक्लियस लिखवाया, ठीक है? व्हेन जीन आर प्रेजेंट, जीन के ब्रैकेट में आप क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं, ठीक है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। मैं आपको जिंदगी में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसलिए यही माहौल बना दे रहा हूं। यानी भविष्य में मैं आपको सेक्स लिंक्ड भी कैरेक्टर पढ़ाऊंगा और साइटोप्लाज्मिक भी पढ़ाऊंगा। क्लियर? ये मैं फाउंडेशन खड़ा कर दिया। चलिए लिख ही लेते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है? अभी कुछ बिगड़ा नहीं है ना? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, चलिए लिखेंगे। गिवन बाय कार्ल कोरेंस। चलिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है?
जब भी हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है तो किसी भी तरीके का कोई भी जीन या एलिल्स किसी भी जीन या एलिल से जाकर के क्या कर सकता है, चिपक सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लिखा है, लिखेंगे गिवन बाय कार्ल कोरेंस। लिखेंगे इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, in a dihybrid cross, comma, segregation of one pair of alleles, segregation of one pair of alleles is independent of other pair of alleles, independent of अदर पेयर ऑफ एलिल्स। ठीक है, यानी किसी भी एलिल्स का अगर पेयर ऑफ एलिल्स है, ठीक है, चाहे डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए कैसे, जैसे मैंने कैपिटल आर लिया, कैपिटल वाई लिया, इनका क्रॉस मैंने स्मॉल आर स्मॉल वाई से कराया। ठीक है, जब भी गैमेटोजेनेसिस हो रही थी तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आया, जब भी गैमेटोजेनेसिस हुई कैपिटल आर स्मॉल वाई आया हमारे पास। जब भी इनका क्रॉस कराया हमने तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया। क्लियर, जब इनका हम सेल्फिंग कराते थे तो इनमें भी हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, गैमेटोजेनेसिस करनी पड़ेगी। तो जब भी पेयर ऑफ एलिल्स अगर जा रहे हैं बाहर तो हमेशा कैसे जाएंगे, कुछ इस तरीके से जाते थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, यानी इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, किसी से भी चिपक जा रहे हैं। ठीक है, एक बार कैपिटल आर किससे ज्वाइंट करेगा बताइए, स्मॉल वाई से, फिर एक बार स्मॉल आर किससे बाइंड करेगा, कैपिटल वाई से, और एक बार स्मॉल आर स्मॉल वाई से बाइंड करेगा। इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यही ये बताना चाह रहा है कि कोई भी पेयर ऑफ एलिल्स है वो इंडिपेंडेंटली किसी से भी क्या हो जा रहा है, सेग्रीगेट हो जा रहा है और किसी दूसरे से भी जाकर के जुड़ जा रहा है। ठीक है, ये क्या है कि एक तरीके की ब्लेंडिंग शो करता है। क्या शो करता है, यानी ये इनसे चिपक रहा है तो ये इनसे ब्लेंड हुआ कि नहीं, ये इनसे ब्लेंड हुआ कि नहीं, यानी ये स्मॉल आर जो आपको बताई जा रही है ये कैपिटल वाई से भी बाइंड कर रहा है, स्मॉल वाई से भी बाइंड कर रहा है, यानी ये ब्लेंडिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही बताने की कोशिश की जा रही है आपसे। क्लियर, दैट इज इट शोज ब्लेंडिंग। ये क्या शो करता है, ब्लेंडिंग शो करता है। ये क्या शो कर रहा है, ब्लेंडिंग शो कर रहा है। आगे बढ़े, चलिए यहां पे मेंडल खत्म हो गए। क्लियर, सुनिए ध्यान से, मेंडल्स का जो दूसरा नियम और तीसरा नियम था, सुनते ध्यान से। मेंडल के पोस्टुलेट कितने थे बताइए, मेंडल्स के लॉ थे या पोस्टुलेट थे, पोस्टुलेट थे। ठीक है, उन्होंने बातें बताई थी, लॉ इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, पहला पोस्टुलेट क्या था बताइए, लॉ ऑफ डोमिनेंट का ही था। दूसरा क्या था बताइए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। क्लियर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो गिवन बाय कार्ल कोरेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं दिया था इन्होंने। क्लियर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं अभी आपको 5 मिनट में पता चलेगा। चलिए सुनते ध्यान से, अब यहां ध्यान से सुनेंगे, कॉपी किताब बंद करके सुनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट मेंडलिज्म। अब मेंडल के बाहर की दुनिया देखेंगे, बाद की दुनिया। ठीक है, मेंडल के बाद क्या हुआ, मेंडल का सब कुछ खत्म हो चुका है। क्लियर, मेंडल का अब कुछ नहीं रहा। क्लियर, अब मेंडल्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो मेंडल के बाद अब बात आती है कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। क्लियर, किस वजह से आते हैं, तो हमारे पास सबकी वजह है जीन के इंटरेक्शन से। किसकी वजह से, जीन के इंटरेक्शन से। हमारे जीन के इंटरेक्शन इनके जीन के इंटरेक्शन से इंटरेक्ट किया और एक नया क्या बनाया, कैरेक्टर बनाया। क्लियर, तो उन्होंने क्या कहा
कि जीन इंटरेक्शन ही मेन रीजन है, जीन इंटरेक्शन ही एक मेन रीजन है हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। यानी यहाँ इस पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट वेराइटीज के लोग जो पाए जा रहे हैं वो किसकी वजह से पाए जा रहे हैं बताइए? जीन इंटरेक्शन के में। आप हमें देख रहे हैं एक नया अजूबा, वो किसके इंटरेक्शन से बने हैं? मेरे मम्मी के जीन और मेरे पापा के जीन इंटरेक्ट किए हैं तभी हमारे जैसे लोग मिले। बोले बात सही है? सौभाग्य मनाओ, है कि नहीं? यानी क्या है कि आप लोग हमें जो मिल रहे हैं, ऐसा कैसे? आपके पापा के और आपके मम्मी के क्या हुए होंगे? जीन इंटरेक्ट किए होंगे तभी आप बैठे हुए हमारे सामने। क्लियर? समझ रहे मेरी बात? यानी जीन इंटरेक्शन दो वजह से होती है। जीन इंटरेक्शन कितनी वजह से होती है? दो वजह से होती है, ठीक है। एक होता है हमारे पास वन जीन इंटरेक्शन, अभी लिखना नहीं है, आपको ध्यान सुनना है। एक होता है हमारे पास क्या? वन जीन इंटरेक्शन, और एक होता है हमारे पास टू जीन इंटरेक्शन। एक वन जीन इंटरेक्शन होता है और एक टू जीन इंटरेक्शन होता है। क्लियर? अब क्लास 12th की एनसीईआरटी भूल जाइए आप। क्लियर? आपने जो भी क्लास 12th में जेनेटिक्स पढ़ा था अब भूल जाइए। अब नई जेनेटिक्स यहाँ पे पढ़ाएंगे जो आपके कंपटीशन लेवल की होगी। क्लियर? जीन इंटरेक्शन कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होता है वन जीन इंटरेक्शन और दूसरा कैसा होता है? टू जीन इंटरेक्शन। वन जीन इंटरेक्शन को हम एलेलिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। कैसे इंटरेक्शन बोलते हैं बताइए? एलेलिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? एलेलिक इंटरेक्शन के जगह पे हम इनको क्या बोलते हैं? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन बोलते हैं। इनको मैं क्या बोलता हूं? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन बोलता हूं। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में इनको बोल रहा हूं। मैं इनको क्या बोल रहा हूं? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन बोल रहा हूं। टू जीन इंटरेक्शन का दूसरा नाम हमारे पास आता है नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। और नॉन एलेलिक इंटरेक्शन का दूसरा नाम हमारे पास आता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ये दूसरा तीसरा नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनको समझाने में हमें आसानी रहती है। जब हम वन जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता। क्लियर? नाम से एलेलिक और इंट्राजेनिक में आपको डिफरेंस समझ में आने लगता है। जैसे एलेलिक इंटरेक्शन समझा है? एलेलिक इंटरेक्शन क्या है? मान चलते ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है, ये दूसरा क्रोमोसोम्स है, ये दूसरा क्रोमोसोम्स है। क्या दोनों क्रोमोसोम्स लगभग लगभग एक दूसरे के क्या हैं? बताइए, एक दूसरे के क्या है? एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को मैं बोलता हूं होमोलॉगस क्रोमोसोम। मैं इनको मैं क्या बोलता हूं बताइए? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है? इस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर अगर यहाँ पे कोई भी जीन पाई जा रही है वो भी कैपिटल टी, और यहाँ पे कोई भी जीन पाई जा रही है अगर स्मॉल टी, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जितने भी जीन होते हैं उनको हम एलेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम्स, और ये सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। क्लियर? हमने ये कहा कि यहाँ पर एक जीन के दो एलील्स पाए गए और दोनों एलील्स कहाँ पे प्रेजेंट है बताइए? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे। इसको हम एलील्स बोलते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट इन सेम लोकस। सेम लोकस का मतलब सेम लोकस, ये सेम लोकस, जस्ट एक दूसरे के आमने सामने, तभी तो मैं इनको कैपिटल टी स्मॉल टी लिखता हूं। क्लियर? कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों लिखता हूं? क्योंकि ये कैपिटल टी इस क्रोमोसोम्स पे, इस कैपिटल टी पे, ये क्रोमोसोम पे, दोनों एक दूसरे के क्या है? जस्ट एक आपस में ही आसपास में ही है। ठीक है? ये आपस में आसपास है, इसलिए इनको मैंने क्या बोला? बोलिए, इसको मैंने क्या बोला? एलील्स बोला। ठीक है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट इन सेम लोकाई। ठीक है? एक ही लोकस पे प्रेजेंट है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बताइए? होमोलॉगस। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? होमोलॉगस। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? नॉन होमोलॉगस। अरे बोलिए, अगर इनकी बात करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? नॉन होमोलॉगस कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? क्लियर? चलिए यहां पे देखिएगा, यहां पे कोई भी जीन पाई गई कैपिटल टी, यहां पे कोई भी जीन पाई गई स्मॉल टी। ठीक है? यहां पे कोई भी जीन पाई गई कैपिटल आर, यहां पे कोई जीन पाई गई स्मॉल आर, यहां पे कोई भी जीन पाई गई क्या? स्मॉल आर। ठीक है?
अगर कैपिटल टी या स्मॉल टी का इंटरेक्शन अगर हमारे इनसे हो रहा है, क्या दोनों एक ही एलिल्स हैं, होमोलॉगस के एलिल्स हैं? नहीं, ये एलिल्स अलग है, ये एलिल्स अलग है ना, ये इसका होमोलॉगस है, ये इसके होमोलॉगस में, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन एलिल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बताइए? इंटरेक्शन तो हो रहा है बट किसके? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ना, एलिल से। अगर नॉन होमोलॉगस के एलिल्स पाए जा रहे हैं तो उनको हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अगर एलिल्स आपस में टकराते हैं तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। समझ एक बात? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन एक और होता है, कैसे? इधर देखिएगा, एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे पाया गया, ठीक है, ये मान चलते हैं जेड है, इस कैपिटल टी का इस जेड के साथ इंटरेक्शन जो हो रहा है ये भी कैसा है? नॉन एलिलिक है। यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में भी पाए जा सकते हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, बट क्या चेंज होना चाहिए? लोकस चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफ टू जीन्स या टू एलिल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकाई, अगर डिफरेंट लोकाई के बीच में अगर क्रोमोसोम्स के अंदर या फिर जीन के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है तो ऐसे इंटरेक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं? नॉन एलिलिक। पहला मुझे क्या देखना है? क्रोमोसोम्स देखना है। अगर क्रोमोसोम्स अगर डिफरेंट डिफरेंट हो गए तो मुझे क्या देखना है? लोकस देखने हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सेम क्रोमोसोम्स पे डिफरेंट लोकाई पे के बीच में भी आपस में जीन इंटरेक्ट कर जाते हैं, ऐसे इंटरेक्शन को भी मैं क्या बोलूंगा? नॉन एलिलिक बोलूंगा, ठीक है। सेम क्रोमोसोम्स के डिफरेंट लोकस पर जो पाए जा रहे हैं एलिल्स, उस एलिल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उनको मैं क्या बोलूंगा? नॉन एलिलिक। समझ में आई बात? चलिए, एलिलिक इंटरेक्शन के एग्जांपल, एलिलिक इंटरेक्शन के क्या मुझे पढ़ने हैं? एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल आपने तो पढ़ा ही होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कोडोमिनेंस। तीसरा हमें पढ़ना है मल्टीपल एलिल्स, ठीक है। और चौथा हमारे पास शायद सिलेबस में नहीं है क्या, ठीक है, इतना ही याद रखना है हमें। क्लियर? प्लियोट्रॉपी भी है, ठीक है। क्या है चौथा? प्लियोट्रॉपीज। आपके एनसीईआरटी में ये 4 पॉइंट लगातार दिए हैं, दिख रहा है आपको। नॉन एलिलिक के इंटरेक्शन में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस जीन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। इसलिए क्लास 12th में अगर आपने हमसे भी पढ़ा होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री और एपिस्टेसिस के बारे में नहीं पढ़ाया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं था। क्लियर? उस समय हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे। क्लियर? अब इस समय हम किसको फॉलो कर रहे हैं? एनटी और नीट को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। क्लियर? सबसे पहला हेडिंग क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। चलिए सुन दे ध्यान से। इन सब चीजों से पढ़ने से पहले हमने आपसे कहा कुछ चीजें हमें याद रखनी है। एक होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्वालिटेटिव कैरेक्टर और कैसे कैरेक्टर बताइए? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टर और एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। जल्दी करिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टर क्या है? इधर देखिए, हम मान चलते हैं कि कोई एक ये पर्सन है, कोई एक पर्सन है। क्लियर? इस पर्सन को हमारे पास इसकी अगर मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूं हाइट। क्लियर? एक बात और मैं बता दूं, ये मैं हाइट सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मत समझ लेना कि क्वालिटेटिव का सर ने एग्जाम्पल बताया हाइट, क्वांटिटेटिव का बताया हाइट। समझ रहे मेरी बात?
हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास एक हाइट लिया यहाँ पे, क्लियर। इस हाइट को मान चलते हैं 3 लोग रेगुलेट करेंगे, ठीक है। इनके पास कैपिटल टी भी तो आ सकते हैं, इनके पास कैपिटल टी स्मॉल टी भी आ सकते हैं, स्मॉल टी भी आ सकते हैं, क्लियर। अगर कैपिटल टी करने पर इनकी हाइट अगर 6 फीट आ रही है, क्लियर। स्मॉल टी करने पर भी कैसे कितने फीट आ रहे हैं, 6 फीट ही आ रहे हैं, क्लियर। यहां पर इनकी हाइट 4 फीट आ गई, मान चलते हैं, या 3 फीट आ गई, क्लियर। इसका मतलब क्या है कि ये कैपिटल टी अगर हमारे पास जीन थे, ठीक है, 6 फीट हाइट, अगर एक कैपिटल टी ना रहा फिर भी क्या उसके हाइट पर कोई फर्क पड़ा नहीं। यानी द कैरेक्टर विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, क्लियर। यानी एक ऐसा कैरेक्टर जो हमारे पास नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उनके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो समझ जाइएगा कि ऐसे कैरेक्टर को हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर बोलते हैं। ऐसे कैरेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, क्वालिटेटिव। यानी नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स चाहे मैं बढ़ा दूं चाहे मैं घटा दूं, बट उनके कैरेक्टर अगर 6 फीट हाइट है तो 6 फीट हाइट ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हेटेरोजाइगस कंडीशन के दौरान। ऐसे कैरेक्टर को मैं क्या बोलता हूं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर बोलूंगा, ठीक है। बट अगर मैंने ये कहा कैपिटल टी करने पर इनकी हाइट 6 फीट थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी एक कैपिटल टी क्या हो गया, कम हो गया। कम होने की वजह से इनकी हाइट हमारे पास 5 फीट आ गई, क्लियर। स्मॉल टी आने पर कितना हो गया बताइए, 4 फीट हो गया या 3 फीट हो गया, तो समझ जाइए। यानी एक स्मॉल टी यानी एक कैपिटल टी कम होने पर इनकी हाइट क्या हो गई बताइए, डिक्रीज कर गई। यानी द कैरेक्टर विच आर इन्फ्लुएंस बाय द नंबर ऑफ किससे, डोमिनेंट एलील्स, ठीक है। डोमिनेंट एलील्स का नंबर क्या है, घटाने या बढ़ाने से उनके कैरेक्टर क्या हो जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं। तो ऐसे कैरेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर बोलूंगा। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, बट ये एग्जाम्पल से बता रहा हूं, बट उसका एग्जाम्पल है नहीं है, क्लियर। यानी क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, क्वालिटेटिव कैरेक्टर किसे कहेंगे बताइए, द कैरेक्टर which are not influenced by number of कैसे कैरेक्टर बताइए, डोमिनेंट एलील्स, ठीक है। डोमिनेंट एलील्स के नंबर से इन्फ्लुएंस्ड अगर नहीं हो रहे हैं तो ऐसे कैरेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, बोलिए। अगर यहाँ पे क्वालिटेटिव की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव की, तो क्या बोला हमने, द कैरेक्टर विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स को चेंज करने की वजह से इनके कैरेक्टर क्या हो जा रहे हैं बताइए, इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहे हैं। ऐसे कैरेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, क्वांटिटेटिव, क्लियर। इसका एग्जांपल आपको थैलेसीमिया आएगा। थैलेसीमिया में क्या होता था बताइए, नंबर बदल जाते थे ना, अल्फा चेन में बीटा चेन में, यही मैं बताने जा रहा हूं, क्लियर।